अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? परिवर्तन। हमारा टॉपिक क्या है? परिवर्तन। ये केमिस्ट्री का पार्ट है कि हम अपने आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जिसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये परिवर्तन कब कहेंगे? किसी चीज में परिवर्तन कब माना जाएगा? जब कोई वस्तु अपना आकार, रंग, रूप ये सब क्या करे? बदल ले, अवस्था को बदल ले, ठीक ना जी? तब हम कहेंगे कि उसमें परिवर्तन हुआ है ना जी? एक अगर नॉर्मली देखेंगे एक लड़का भी हंस रहा है, ठीक है, 2 थप्पड़ मार दिए तो फिर क्या होगा? तो परिवर्तन हो गया। तो यानी ऐसे बहुत सारे हमारे पास परिवर्तन है जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे? आज पढ़ना है। हल्का हल्का ये एग्जाम्पल के मतलब इसके उदाहरण है, उस उदाहरण से हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ पे मैं डिफिनेशन बताता चलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो पहला परिवर्तन करें, एक कई प्रकार के परिवर्तन है, मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में ये 2 मेन है। 2, एक तो भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। उसके अलावा कुछ और भी हैं। कह रहे पहला लिखा है मंद एवं तीव्र। मंद एवं कह रहे कि जिस परिवर्तन को होने में, मंद से नाम है कि धीरे धीरे, मंद का मतलब तो जिस परिवर्तन, जिन पदार्थों के जिन परिवर्तन को होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो उसे कहेंगे हम लोग मंद। क्या कहेंगे? मंद परिवर्तन। और जिन परिवर्तनों को होने में क्या लगेगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम समय लग रहा है, तो उसे कहेंगे हम तीव्र। क्या कहेंगे? अरे समझ में आ गया इतना? तो इसके एग्जाम्पल, गुब्बारे को फुलाना, तो ये मंद है कि तीव्र? जल्दी होगा कि देर से होगा? तो इसे ये क्या है? मंद, एक तरह से मंद परिवर्तन होगा। एवं उसका फटना, एवं उसका तुरंत फट जाता है ना, तो इसे कहेंगे तीव्र है। सजीवों में वृद्धि, सजीवों में जीव जंतुओं, पेड़ पौधे में अगर वृद्धि हो रहा है तो तुरंत वृद्धि हो जाती है, एक लंबा टाइम लगता है, तो कहेंगे ये क्या है? मंद परिवर्तन। फिर है जल का रंगीन होना। जल का, अगर आप किसी जल में क्या अगर कोई रंग डालते हो तो क्या होता है? तुरंत रंगीन हो जाता है ना, यानी ये किसका एग्जाम्पल हो गया? तीव्र का। फिर माचिस का जलना, तुरंत जलाते तुरंत जल जाता है, तो वो कैसा है? तीव्र। दूध से दही का बनना, क्या तीव्र की मंद? शाम को मतलब दूध में क्या डाला जाता है? घरों में जोरन डालते हैं ना, तो रात भर में वो क्या होता है? सुबह जाके दही बनती है, ठीक ना? तो एक तरह से क्या है? मंद। पटाखे का जलाना, पटाखा जिसे जला तुरंत विस्फोट कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे? तीव्र। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे। दूसरा क्या? अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल का अनुकूल का मतलब हमारे लिए जो उपयोगी और लाभदायक है। उपयोगी और, तो ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए उपयोगी होंगे और लाभदायक होंगे उसे कहेंगे हम लोग अनुकूल। क्या कहें? जो हमारे लिए उपयोगी, अनुपयोगी होगा और हानिकारक होगा उसे हम कहेंगे प्रतिकूल परिवर्तन। क्या कहेंगे भाई? प्रतिकूल। तो इसमें क्या? वर्षा का होना क्या है? अनुकूल की प्रतिकूल? अनुकूल। आम एवं अन्य फलों का पकना, अनुकूल की प्रतिकूल? अनुकूल। सही है ना जी? हमारे लिए पकेगा ना तब ना खाएंगे। आम पकवा ना करी तब कच्चा लगी, खट्टा लगी ना? अरे लगी कि नहीं? तो खट्टा लगी। फिर क्या है? केले का सड़ना, अनुकूल है कि प्रतिकूल? प्रतिकूल है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। केला जो है सड़ गया तो फिर क्या फायदा है? पूरा फायदा है, तो हमारे लिए प्रतिकूल। ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, इन सब का मतलब आना है क्या? हमारे लिए प्रतिकूल है कि अनुकूल? बाढ़ आ गई, बढ़िया है, मार में जाके तैरल जी छप्पो करेंगे, अरे है ना जी? फिर क्या है? ज्वालामुखी आ गया, ज्वालामुखी फट गई, तो ज्वालामुखी में से मार लावा निकलता है, ठीक ना जी? मैग्मा निकलता है। लावा मतलब खाने वाला लावा नहीं, वो वाला लावा, एकदम हीट वाला, ठीक ना? एकदम उसमें नीचे का कोई भी चीज एकदम 400-500 डिग्री सेल्सियस उस पर से निकलता है। तो जो बाढ़, सूखा पड़ गया तो हमारे लिए अनुकूल है, एकदम बढ़िया है, गर्मी एकदम चौचक पड़ेगी, है ना जी? दूध का फटना, दूध का प्रतिकूल है क्या जी? तो इसमें एक चीज, इसमें कुछ ऐसी भी चीजें जो समय के अनुसार हमारे लिए अनुकूल भी हो सकता है। और जैसे वर्षा का होना, वर्षा का अगर सीजन में वर्षा हो रही है तब तो हमारे लिए अनुकूल है। धान का फसल पक गई के बाद मार पानी बरस देना तब तक, तो यानी एक ही चीज क्या हो सकता है? हमारे लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है। फिर क्या लिखा है? नियमित और, तो नियमित और अनियमित का मतलब क्या है कि ऐसे परिवर्तन जो समय के अनुसार डेली क्या हो रहे हैं? अपने आप हो रहे हैं, यानी नियमित रूप से बदल रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे नियमित। जो अनियमित अचानक घटना, अचानक परिवर्तन होगा, अचानक, तो उसे कहेंगे अनियमित। तो जैसे दिन व रात का होना, डेली हो रहा है, अपने समय पे होगा। कह रहे ग्रहों का चक्कर लगाना, जो ग्रह है वो क्या करते हैं? मौसम का बदलना, मौसम का, गर्मी के बाद जब बरसात के बाद अपने टाइम पे आता है ना,
तो ये क्या है, फिर क्या करे, बाढ़, सूखा, वर्षा, भूकंप, बादल का फटना, ये सब क्या है, अनियमित, अचानक हो जाता है। क्या हो जाता है, अचानक, अचानक अभी बादल थे, अभी धूप थी, अचानक बारिश होने लगा, अभी बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो बाढ़ आ गया, है ना जी। तो ये सब कहाँ पे है, अनियमित है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम, यानी प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन होंगे उसे हम कहेंगे प्राकृतिक परिवर्तन, और जो मनुष्यों के द्वारा परिवर्तन किया जाएगा उसे हम कहेंगे कृत्रिम। ठीक है, फिर क्या करें, इसमें दिन व रात क्या है, प्राकृतिक की कृत्रिम, दिन रात आदमी कराता है ना जी, आदमी क्या पृथ्वी को ऐसे ऐसे चक्कर लगवाता है, ऐसे ऐसे, अरे होता है ना, नहीं, तो मतलब प्रकृति क्या है, दिन व रात का होना क्या है, प्राकृतिक। भूकंप, बाढ़, सूखा, फलों का पकना, ये सब क्या है, प्राकृतिक। फल पकते हैं, ये दोनों में आ सकता है। फल तो एक तो पेड़े में पकता है तो प्राकृतिक हो गया, और उसको पका के जब आदमी उसमें एथिलीन और एसिटिलीन गैस डाल देता है तो पक जाता है ना, तब वहां पे क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन पेड़ में पक रहा है तो प्राकृतिक। लकड़ी से वस्तुएं बनाना, लकड़ी से, तो लकड़ी से बहुत सारी वस्तुएं, इसको मनुष्य बना रहा है ना, तो इसीलिए वो क्या है, कृत्रिम। क्या होगा भाई, क्या होई, तो जैसे लकड़ी से क्या क्या बना सकते हैं, मेज, कुर्सी, बेड, टेबल, दरवाजा, विंडो, बहुत सारी चीजें बनती है ना, तो ये सब क्या होंगे, कृत्रिम। क्या होंगे, फिर क्या, दूध से दही व अन्न, दूध से दही व, तो दूध से दही कौन बनाता है, मनुष्य। कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, और दूध से और क्या क्या बन सकता है, पनीर बनता है, छेना बनता है, मिठाइयां बनती है, तो ये सब परिवर्तन कहाँ पे आएगा, कृत्रिम है। जिसको मनुष्य बनाएगा वो कृत्रिम, और जिसको मतलब ऊपर वाला मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है वो नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित का मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, क्या कहते हैं जी, जिन परिवर्तनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे कहेंगे नियंत्रित, और जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे कहेंगे, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता उन्हें कहेंगे हम अनियंत्रित। अरे सुन भाया, ये लिखा सूखा, सूखा को हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं ना, तो इसे क्या है, अनियंत्रित। बाढ़ आ रही है, बाढ़ का पानी कौन है, मैं उसको उठा दिया कर जो भाई धक्का मार, अरे धक्का मारेगा, कंट्रोल कर सकते हैं ना, नहीं, तो मतलब ये क्या है, अनियंत्रित। सजीवों में वृद्धि, सजीवों में, इसको हम लोग रोक सकते हैं, कहे कोई लड़का है उसको खड़ा करके ओकरे ऊपर बोरिया रख दिए, क्या वो बढ़ेगा, कहने बढ़ेगा जी, बढ़वा करेगा वो, ससुरे के पत्थर रख देते हो जमीन के अंदर, तब वो बगल से अंकुरित होकर पेड़ निकल जाता है, देखे हो, तो मतलब ये क्या है, क्या कहाँ गया जी, सजीवम, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप, चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा कभी छोटा कभी बड़ा हो रहा है ना जी, तो ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे कहेंगे अनियंत्रित। नियंत्रित करें, पंखा, गाड़ी की गति को तेज व कम करना, तो यानी कि इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो उसमें लगा है ना कम बेसी करने वाला, एक पे चलाओगे तो धीरे चलेगा, उसे ज्यादा, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे कंट्रोल। क्या कहेंगे, यानी नियंत्रित। जिनको नहीं कंट्रोल कर सकते उन्हें कहेंगे अनियंत्रित। ठीक है, अरे सुन में आया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती और अप्रत्या, तो प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती कुछ नहीं है, ये कह रहे प्रत्यावर्ती के मतलब कि अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है जी, परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे प्रत्या, और परिवर्तन के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा तो उसे कहेंगे अप्रत्या। अरे समझ में आया, यदि हमने परिवर्तन किया और परिवर्तन के बाद फिर वो अपने प्रारंभिक जैसा था वैसा ही हो गया तो उसे कहेंगे हम प्रत्या, और जो मतलब कि परिवर्तन किया परिवर्तन के बाद वो वैसा ही रह गया वापस नहीं आया तो उसे हम कहेंगे अप्रत्या। ये ऐसा ही है, रासायनिक वाला क्या है, भौतिक और सेम टू उसी के टाइप का है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का, फिर आटा की लोई बनाना, आटा की, जिसे आटा है ना आटा की लोई बना दिए, फिर उसको क्या, जिसे अभी जिसे ऐसे रखे हैं हमारे बर्तन में है उसको लोई बना दिए, फिर उसको हम अलग कर सकते हैं ना। अब जिसे हमने उसको रोटी बना दिया, ठीक, रोटी बना के फिर उसका लोई बना सकते हैं, नहीं बना सकते जी लोई। अरे रोटी मतलब कि अभी तवे पे नहीं सेके हैं, बस खाली बेल के छोड़ दिए हैं, उसी में बील निकल, उसमें गेहूं आ गया तो बील हो गया। और होता है ना कभी कभी बेल में गेहूं आ गया तो बील हो जाता है तो उसको फिर से गेहूं निकाल के फिर से बना देते हैं ना लोई, तो वो चीज है। फिर अगर रोटी पक जाएगी तब तो वापस नहीं आ सकता। रबर को खींचना, तो रबर को खींचना मतलब क्या है, रबर को खींचे तो अभी छोटा था बड़ा हो गया, परिवर्तन हो गया, और छोड़ देंगे तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। दूध से दही बनना कैसा है, अप्रत्यावर्ती, क्या है
अप्रत्यावर्ती। चीनी का जलना, चीनी का अगर चीनी को जल गया तो वो क्या है, अप्रत्यावर्ती, क्योंकि चीनी जलने पर काली हो जाती है, दोबारा वो सफेद। फिर क्या लिखा, पटाखे का जलना, पटाखा जल गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक ना जी, और इतना समझ में आ गया। फिर लिखा है क्या, जटिल परिवर्तन। क्या लिखा है, जटिल का मतलब बड़ी कठिन है। क्या है जी, माने इनको होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नहीं तो उसमें अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये लिखा है जीवाश्म ईंधन का बनना। जीवाश्म ईंधन का जो कई सालों तक जो जीव जंतु थे जमीन के अंदर दब गए, उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन के वजह से उसमें जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ, जिसे पेट्रोलियम है ना जी, कोयला। तो ये सब बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक ना, तो ये सब किसमें है, जटिल। पाचन क्रिया क्या है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पाचन क्रिया होने में बहुत अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें कई सारे जैसे बहुत एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत से प्रोटीन निकलते हैं, HCl तेजाब निकलता है। HCl एक प्रकार का क्या होता है, यानी वो क्या है, जटिल प्रक्रिया है। श्वसन क्रिया क्या है जी, तो श्वसन क्रिया भी क्या है, एक जटिल प्रक्रिया। फिर क्या है, प्रजनन। प्रजनन मतलब कि जिससे कि प्रजनन मतलब जिससे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो भी एक तरह से क्या है, जटिल प्रक्रिया। तो ये जटिल प्रक्रिया, जटिल परिवर्तन में आएंगे। फिर लिखा भौतिक और रासायनिक। भौतिक और तो मेन हमारा यही है, मेन हमारा यही, इसी को पढ़ना है मेन। क्या है, तो भौतिक एवं रासायनिक, ये कुछ नहीं इसी जैसा है। तो भौतिक परिवर्तन हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन यानी परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस खाली अवस्था रंग रूप चेंज हो जाएगा। अवस्था, और यदि ठोस है तो द्रव में हो जाएगा, द्रव है तो। लेकिन जब हम जिसकी वजह से वो परिवर्तन हुआ था, अगर उसको हटा देंगे तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। अरे समझ में आया, जैसे हमने पानी लिया, पानी को ठंडा कर दिया तो किसमें बदल जाएगा, बर्फ में। अब फिर उसको गर्म करेंगे तब फिर पानी बन जाएगा ना। तो बस खाली चेंज क्या हुआ, अवस्था क्या हो गया, पहले लिक्विड था अब क्या हो गया, ठोस। फिर अगर गर्म कर देंगे तो फिर पानी का, अगर उसी पानी को हमने गर्म कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, तो गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनी हो, भाप बन जी। अब भाप को अगर हम ठंडा कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, वो द्रव बन जाएगा ना। तो यानी भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस खाली उस वस्तु का उस जो परिवर्तन, अवस्था रंग रूप आदि सब चेंज हो जाएगा। ठीक ना, तो उसे कहेंगे। और जब हम जिसकी वजह से अगर परिवर्तन हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता। फिर क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में हम क्या देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कि एक नया पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है, एक नया पदार्थ। अगर हम उसको वापस करें तो तुरंत वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ जाएगा। इसमें रंग रूप अवस्था भी चेंज होगी, लेकिन एक नया पदार्थ भी बनेगा। और जिसकी वजह से ये परिवर्तन हुआ, अगर उसको हटाएंगे तो वो तुरंत अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का तो भौतिक है कि रासायनिक, भौतिक है। क्या है जी, कि पानी का भाप वो बर्फ बनना, भौतिक। बल्ब का जलना, बल्ब को जलाए तो क्या हो गया, जल गया, फिर बंद कर देंगे तो फिर वैसे कहे। फैन का चलना अभी रुका है, भौतिक। चीनी व पानी का घोल, नमक और पानी का घोल है ना जी, गर्म कर देंगे तो पानी बन के उड़ जाएगी और चीनी रह जाएगा। अब एक बात का रासायनिक, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का तो मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक। कागज का जलना, कागज का दोबारा कागज बना सकते हैं नहीं। बीजों का अंकुरित होना, बीजों का रासायनिक परिवर्तन है ना, जो बीज अंकुरित हो गया वो दोबारा क्या बीज बन सकता है, नहीं। फिर क्या, चीनी का गर्म करना, चीनी को जब गर्म करते हैं तो उसका देखो रंग रूप बदल जाता है, उसमें एक कोरेमल होता है, क्या होता है, काला हो जाता है। तो यानी पुनः प्रारंभिक अवस्था में उसमें एक लेयर जम जाती है। हल्दी का साबुन से संपर्क, अगर हल्दी को साबुन से संपर्क करा देंगे तो उसका पीला रंग किसमें बदल जाता है, लाल में। किसमें, फिर वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अरे समझ में आ गया। अब आता इसमें कुछ क्या इम्पोर्टेंट, ऐसे पूछा जाता है कि जल से गर्म टीन के डब्बे पर पानी डालना भौतिक परिवर्तन है, जबकि सोडियम की ठंडे पानी से क्रिया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन है। तो आप कभी घरों में देखे होंगे ना कि अगर कोई बर्तन है उसमें पानी है और उसको खूब गर्म किया और पे ठंडा पानी डाल देते तो पिचुक जाता है। अरे देखे हो घर पे, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि टीना उना में पानी भरे हैं
और उसको खूब गर्म किए और पे ठंडा पानी डाल दो तो क्या हो जाता है, पचक जाएगा। लेकिन उसको क्या करेंगे हम, पीट पीट के फिर सही कर सकते हैं ना कुछ हद तक, तो मतलब उसको प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, तो उसे कहेंगे क्या, भौतिक। लेकिन सोडियम होता है, सोडियम को अगर ठंडे पानी में क्रिया कर देंगे तो वो घुल जाता है, क्या हो जाता है, घुल जाएगा, तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। अरे सुन भाया, अरे गधे, ये बनता है NaOH, क्या बनता है जी, NaOH प्लस में H2, इसका हम वो कर देंगे, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगी, क्या बन जाएगी, और उसमें से बुलबुला बुलबुला करके गैस निकलती है, वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, कौन सी, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो 2H2 है, यानी 2H2 है ना, जल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो दूनी चार ठे हाइड्रोजन है, देखो दो दूनी ये गुणा करके करते हैं, दो दूनी 4 हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन 2 ठे है, यहाँ पे 2 Na, तो इसको बैलेंस करके दे, तो ये बन गया 2NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया। तो जब आपने सोडियम को जल में घोलोगे ना तो उसमें से बुलबुला करके गैस निकलती है, क्या ना, बुलबुला छोड़ेगा, तो पानी में बुलबुला छोड़ा यानी उसमें कौन सी है, उसमें गैस होती है। अगर पानी में बुलबुला है तो क्या है, तो जब आप सोडियम को ना जल में घोलोगे तो बुलबुला करके उसमें बुलबुला निकलता है, यानी वो कोई न कोई गैस होगी, वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, क्या होती है। तो देखो सोडियम को जल में घोले तो एक नया पदार्थ बना, ठीक ना, और एक और हाइड्रोजन अलग हो गई और ये क्या बन गया, सोडियम। इसीलिए मतलब ये बता रहे हैं तो आदर्श लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हो गया, ठीक ना। तो इसका जब वो कराएंगे तो मतलब ये कह रहा है कि जब ये कह रहा है जब ये तो हो गया। दूसरा वाला ग्लूकोज का जल में घुलना, ग्लूकोज का भौतिक परिवर्तन, जबकि कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। कली चूना का मतलब क्या होता है, जिसे चूना होता है ना, चूना, तो चूना को अगर चूने में पानी डालोगे तो देखो हीट होता है। अरे कभी घर में पता होता है कि ये हो गर्म होता है ना, तो यानी कि वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और ये वाला ग्लूकोज को जोड़ते हैं तब ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो कह रहा है, ये पूछता है कि ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है जबकि कली चूने का घुलना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, गर्म लोहे, ये जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कहाँ बदे हो रहा है, अभी बस देख लो एग्जाम्पल के तौर पे। गर्म लोहे का लाल होना भौतिक, जबकि लोहे में जंग लगकर लाल होना रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहा में क्या होता है, यानी गर्म कर दे तब वो लाल हो जाता है, ठंडा करेंगे तब जैसा था वैसा ही हो जाएगा, यानी भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब जंग लग जाएगा तब, यानी कि क्या कहते हैं, मूर्छा, गाँव में क्या कहा जाला, मूर्छा लग जीते क्या हो जी, वो तो लालन होता है। तो यानी वो क्या है, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन, क्या है। अरे देखे हो, मूर्छा लगी तो दोबारा वापस लोहा बन जी, अरे बनी भाई नहीं ना, अरे माई बाबू बन जी। तो ये पूछता है गर्म लोहे का लाल होना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक, जबकि जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। फिर क्या ले, चीनी, पीनी नहीं लिखा जी, चीनी है क्या जी, कोनो पानी लिखा होगा। चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है जबकि चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है। कभी चीनी को भूज को खाइएगा, मीठा लगेगा एकदम गुलाब जामुन यार अरे समझ में आया, कैसा लगेगा, कड़वा लगे, क्या लगेगा। तो अगर चीनी को भूज के खाएंगे तो कड़वा लगता है। फिर ये क्या करे, चीनी को जल में बना शरबत, तो ये क्या है, एक तरह से भौतिक परिवर्तन है। और वो वाला जब इसको मतलब आग में जला देंगे तो काला हो जाता है, क्या हो जाता है, तो वो फिर दोबारा सफेद नहीं हो सकता। लेकिन इसको चीनी को घोल दिए, अगर हम उसको गर्म कर देंगे तो भाप बन के पानी उड़ जाएगा और चीनी इसलिए मीठा लगता है। वो उसमें एक तरह से वो कहते हैं कोरोमल, क्या कहते हैं, वो उसके ऊपर जम जाती है चीनी के ऊपर। इतना समझ में आ गया। तो इतना हमारा क्या है, भौतिक, मतलब ये परिवर्तन से रिलेटेड चीजें थी। अब इसमें आ रहा है कि रसायन की, इसको भी देख लेते हैं एक तरह से। ओके, तो रसायन की भाषा में क्या पढ़ना है हमको, कह रहे परमाणु और अणु। यहाँ पे परमाणु और अणु की परिभाषा लिखी है। ये परिभाषा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ठीक ना, कक्षा 6, 7, 8 में ही दिया रहता है। परमाणु किसे कहते, कहता है कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है। बोलो हमारे साथ, परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता। अभी डिफिनेशन देख रहे हैं, अभी देखेंगे कहाँ है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है
तो उसमें परमाणु भाग लेता है। एक वस्तु का परमाणु दूसरे में जाके मतलब क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता। तो ये डिफिनेशन बन जाएगी, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता। फिर लिखा जबकि अणु पदार्थ की वह संरचना है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग। फिर इतना लिखा है या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 2 या 2 से अगर परमाणुओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा। अरे समझ में आया। तो इसका मतलब परमाणु छोटा होगा कि अणु, क्योंकि अणु जो है परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु से 2 परमाणु मिलेगा तब जाके क्या बनेगा, अणु। ठीक ना। अब कहा शुरू में बोला गया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य, यानी उसको विभाज्य नहीं किया जा सकता। ठीक ना, परमाणु को विभाज्य किया जा सकता है पहले बोला गया था। ठीक ना, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तब कहा गया कि नहीं, परमाणु और भी विभाज्य है, उसके अंदर और भी कण हैं। क्या है, तो समझ में आ गया। फिर क्या है, तत्व और यौगिक। तो तत्व और यौगिक एक दिन बताए थे ना, तो कह रहा है कि तत्व वे पदार्थ होते हैं, यानी वे मटेरियल या वे पदार्थ हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते, यानी जब एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होंगे तो उसे हम कहेंगे क्या, तत्व। ठीक है, जिसे अगर हमने कहा कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में बस खाली हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे। ठीक ना, अरे पहले पढ़ा। हमने कहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में बस खाली ऑक्सीजन के मिलेंगे। किसके मिलेंगे भाई, अरे समझ में आ गया। तो तत्व मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तत्व। तो तत्व बहुत होते हैं, उसमें नोट्स में लिख के दिए है ना, 70-80 दिया है ना, तो अभी उतना ही जानना है। फिर क्या लिखा है, यौगिक। जब 2, ये भी इसी के जैसा बिहेव करता है लेकिन इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक। जब तत्व 2 या 2 से तत्व क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक निश्चित मात्रा में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यौगिक। क्या बनेगा, तो उसे कहते हैं यौगिक। क्या कहेंगे, तो इनकी भी जो संरचना होती है इन्हीं के जैसा होती है। क्या होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर किसका बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का। किसका, अरे समझ में आ गया। तो तत्व और यौगिक हो गया, अभी इतना बस डेफिनेशन जानना है। फिर क्या लिखा है, रसायन की भाषा। क्या लिखा है जी, रसायन की। तो रसायन विज्ञान की एक अपनी भाषा है। क्या जी, अलग अलग विषय का अपना अलग अलग टर्मिनोलॉजी होता है। क्या होता है, तो रसायन की भाषा पढ़ने के लिए हम ज्यादातर शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, रासायनिक सूत्रों, अणु सूत्रों का प्रयोग करते। अरे समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे ये क्या लिखा है, CO2। क्या है जी, तो CO2 को अगर हम लोग हिंदी या अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन डाई, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा ना। तो केमिस्ट्री ने कहा CO, तो इहो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हिंदी में अंग्रेजी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो चाहे इसको लिखो चाहे, तो ठीक है। ठीक है, रसायन की भाषा, रसायन की। तो रसायन की भाषा क्या कहती है, रसायन की भाषा कहती है कि जिस प्रकार हम लोग गणित पढ़ते हैं ना, अरे गणित पढ़ते हैं तो गणित में बहुत सारे ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अरे चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, जैसे आप लिखते हो त्रिभुज। क्या लिखते हो, तो त्रिभुज के लिए आप साइन प्रयोग करते हो। अरे त्रिभुज के लिए प्रयोग करते हैं ना जी, जिसे आपको त्रिभुज लिखना है तो आप त्रिभुज हिंदी अंग्रेजी में मत लिखिए, बस के लिए ऐसे लिख दिए तो क्या हो गया, आप लिखते हो चतुर्भुज तो ऐसे कर दिए, तो आप लिखते हो चूंकि, तो चूंकि हो गया। आप कहते हो इसलिए। तो जिस प्रकार हम लोग गणित में चिन्हों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, यानी प्रतीक का प्रयोग करते हैं ना, तो उसी प्रकार केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में भी हम लोग प्रतीकों का प्रयोग करते, यानी जितने भी तत्व और यौगिक हैं उनको हम प्रतीकों के रूप में लिखते। अरे समझ में आ गया। तो उससे फायदा क्या है, कुछ ना कुछ तो फायदा हुई ना हो। एक तो जगह बच गया, टाइम बच गया, याद करने में सरल रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं, अरे रहेगा ना। तो ठीक ना। तो कह रहे कि जिस प्रकार मैथ यानी गणित में हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, टाइम और अपने लिखने और पेन, कागज, स्याही वही सभी बच सकता है ना। तो इन सब के बचाव के लिए उसी प्रकार केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में भी हम लोग प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते। अरे समझ में आ गया। तो फिर क्या लिखा है, तत्वों के प्रतीक। तो तत्वों के जो प्रतीक हैं शुरू में इससे रिलेटेड, जिससे शुरू में जितने भी तत्व खोजे जा रहे थे तो उनको मतलब कि ऐसे डायरेक्ट लिखा जा रहा था, या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में। तो सबसे पहले उनको प्रतीक में लिखने के लिए
जॉन डाल्टन साहब ने क्या दिया था? सुझाव दिया था। क्या दिया था? क्या दिया था? सुझाव। क्या दिया था? क्या दिया था? उसमें इंग्लिश की बुक देना। तो सबसे पहले प्रतीकों, तत्वों के प्रतीक को लिखने के लिए वो जो नीचे वाला है जी, अरे वही जो, हाँ वही